वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम देखने वाले हैं मैन टू मैन। कहानी की शुरुआत में एक बुरे आदमी को दिखाते हैं जो एक स्कूल बस में एक बच्चे को बंदी बना लेता है। लेकिन तभी पार्क नाम का एक मिलिट्री मैन स्नैपर गन के साथ उस पर निशाना लगाने की कोशिश करता है, पर क्योंकि वो बार बार हिल रहा होता है इसकी वजह से निशाना साधने में बड़ी दिक्कत होती है। तो वो भागकर बस के नजदीक जाकर उसके सर पे सीधा गोली मारकर उस लड़की को बचा लेता है और बाकी के मिलिट्री वाले उसको देखते रह जाते हैं। इसके बाद इंटरोगेशन रूम में एक ऑफिसर पार्क से बहुत सारे सवाल करता है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी उम्र क्या है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है या नहीं। और इन सब का जवाब पार्क गलत गलत देता है दोस्तों। वो अपनी उम्र 409 साल बताता है और कहता है नहीं मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, हाँ पर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अब दोस्तों ऑफिसर पार्क की बातों को लाई डिटेक्टर टेस्ट पे टेस्ट करते हैं। उन्हें ये तो पता है कि पार्क झूठ बोल रहा है, मगर वो इतने कॉन्फिडेंट के साथ झूठ बोलता है कि लाई डिटेक्टर उसे सच मान लेता है। इससे ऑफिसर समझ जाते हैं कि पार्क बहुत ही पहुंची हुई चीज है। वो कहते हैं कि साउथ कोरिया में 3 टाइप के सीक्रेट एजेंट्स होते हैं। व्हाइट जो पब्लिकली अपने रियल नेम के साथ ऑपरेट करते हैं, ब्लैक जो गुमनाम होकर बिना किसी नाम के रहते हैं, और फिर आते हैं घोस्ट एजेंट जो कि फेक आइडेंटिटीज के साथ बड़ी ही चालाकी से काम करते हैं। मैं तुम्हें इंटरनेशनली घोस्ट एजेंट की तरह काम करवाना चाहता हूँ, मगर मैं तुम्हें एक सलाह भी देना चाहता हूँ कि कभी भी किसी पे भरोसा मत करना। वो भी कह देता है कि अरे आप बेफिक्र रहिए जनाब, मैं तो अपने आप पर भरोसा नहीं करता, आप दूसरों की बात कर रहे हो। अब अगले सीन में पार्क का नाम और पहचान बदलकर कभी इटली तो कभी जर्मनी में मिशन पे भेज दिया जाता है उसको। अगले मिशन में दोस्तों उसे 65 साल के लिबर्ट जो कि जीबी कंस्ट्रक्शन का चेयरमैन है उसकी जानकारी निकालने के लिए भेजा जाता है। और उस तक पहुंचने के लिए पार्क लिबर्ट की बेटी अना तक पहले पहुंचता है जो कि सिर्फ 21 साल की है और वो अभी पढ़ाई कर रही है यूनिवर्सिटी में। उससे पार्क उसका प्रोफेसर बनकर मिलता है और पहली मुलाकात में वो अना को इतना इम्प्रेस कर देता है कि वो जल्दी उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है और उसे अपने डैड से मिलवाने के लिए अपने घर लेकर आती है। जिसके बाद अना के डैड समझ जाते हैं कि पार्क कोई नॉर्मल लड़का नहीं है। वो वहाँ की गवर्नमेंट के साथ मिलकर पार्क को जेल में भिजवा देता है दोस्तों, जहाँ पहले से रहने वाले कुछ रशियन सोल्जर्स कैदी उसे बुली करने की कोशिश करते हैं, मगर उसकी फाइटिंग स्किल्स के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। इसके बाद दोस्तों वो लोग उसके दोस्त बन जाते हैं और साथ मिलकर जेल से भागने की प्लानिंग करते हैं। पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग करने के बाद ये जेल से भागने में कामयाब भी हो जाते हैं। जिसके बाद पार्क कहता है कि जो भी ये अंडरकवर मिशन होते हैं इसमें काम करने से ज्यादा ये मैटर करता है कि हमने काम को खत्म किस तरीके से किया है। औरतों की सिंपैथी बुलेट प्रूफ जैकेट से भी ज्यादा काम की चीज होती है पता है, लेकिन अगर उसी औरत को उसके लवर से धोखा मिल जाए तो उसका गुस्सा टाइम बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए मुझे अना की लाइफ से इस तरह निकलना होगा कि वो कभी भी मुझे ढूंढने की कोशिश ना करे। तो दोस्तों वो एक दिन अना को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। अभी अना रोड के उस पार होती है और पार्क दूसरी साइड पर अपनी कार में होता है। वहीं पर वो उसकी आंखों के सामने अपनी कार को ब्लास्ट करवा देता है दोस्तों, जिससे बेचारी अना को लगता है कि पार्क मर चुका है, मगर वो तो बच निकला था। दरअसल ये उसकी चाल होती है अना से पीछा छुड़ाने की। इसके बाद दोस्तों हमें स्कॉर्पियो नाम के एक सुपर विलन को दिखाया जाता है जो कि शहर में तबाही मचा रहा होता है, मगर कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वो तो अपने सुपर पावर से सभी को उठा के दूर फेंक रहा होता है और यहाँ तक कि गाड़ियों में भी आग वगैरह लगवा देता है। ओहो, फिर हमें पता चलता है कि ये कोई रियल इंसिडेंट नहीं है बल्कि हॉलीवुड की एक सुपर हीरो फिल्म का ट्रेलर है। और इस फिल्म में कोरिया के मूवी स्टार जेम्स को कास्ट किया गया है जो कि पहला कोरियन स्टार है हॉलीवुड की इतनी बड़ी फिल्म में काम करने वाला। इसलिए कोरिया की पब्लिक में उसका काफी क्रेज होता है और जेम्स अपनी इस कामयाबी का श्रेय अपने मैनेजर बेला को देता है दोस्तों, जिससे बेला खुशी के मारे फूली नहीं समाती और वो सबकी नजरों में छिपकर डांस करने लग जाती है क्योंकि उसको इतनी खुशी जो होती है। अगली सुबह की बात है, जेम्स को उसका पीए जगाने की बहुत कोशिश करता है क्योंकि आज उनकी एक फिल्म की शूटिंग है और अगर जेम्स टाइम पे नहीं उठा तो उन्हें पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। काफी मिन्नतें करने के बाद जनाब जेम्स उठ जाते हैं दोस्तों और फिर उनके सामने ब्रेकफास्ट लाया जाता है। और जब जेम्स को पता चलता है कि उसकी फेवरेट जोंग्रो कॉफी सीधा जोंग्रो नाम की जगह से नहीं बल्कि उसकी लोकल ब्रांच से लाई गई है तो वो बड़ा नाराज हो जाता है और जिद बैठ जाता है कि नहीं, मुझे तो जोंग्रो से लाई गई कॉफी ही चाहिए। पीए बताता है कि सर आज इसी कॉफी से काम चला लीजिए, कल मैं आपके लिए वहाँ से कॉफी मंगवा दूंगा। मगर वो मानने को तैयार ही नहीं होता दोस्तों। वो तो कह देता है अपने पीए को, देखो मैं बिना कॉफी के ब्रेकफास्ट करूंगा ही नहीं, अगर ब्रेकफास्ट नहीं करूंगा तो मेरा बीपी लो हो जाएगा और शूटिंग के दौरान अगर मैं गिर गया तो मुझे कहीं चोट आ जाएगी और शूटिंग को और डिले होगा, देख लो। इससे अच्छा है कि तुम मुझे मेरी फेवरेट कॉफी ला कर दे ही दो, हाँ थोड़ा सा लेट हो जाएगा चलेगा। इन्हीं सब चक्कर में दोस्तों इन्हें शूटिंग में पहुंचने में बड़ी लेट हो जाती है और वहाँ जाने के बाद जेम्स सारा ब्लेम अपने पीए पर ये कहकर डाल देता है कि ये शहर में नया आया है तो ये खो गया था इसलिए लेट हो गई। बताओ यार क्या बहाना दे रहा है ये। दोस्तों इससे पीए भी सोच लेता है कि भाई क्या अजीब आदमी है, कहाँ नौकरी कर रहा हूँ मैं। आगे जेम्स एक दमदार फाइटिंग सीन को शूट करता है
दूसरी तरफ हमें एक सैम नाम का एक और कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है दोस्तों। एक्चुअली सैम के डैड पॉलिटिशियन थे जिनकी हाल ही में मौत हो गई है। साथ ही सैम ने अपने बेटे को किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के बजाय उसका एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा दिया होता है और इसी वजह से मीडिया वाले उसका इंटरव्यू लेने के लिए आते हैं, उसकी काफी तारीफ करते हैं। इसी बीच वहाँ पर सैम की वाइफ टेजा भी आ जाती है जो कि मिस कोरिया रह चुकी है दोस्तों। उसे अच्छे से पता है कि मीडिया वालों को कैसे हैंडल किया जाता है। वो आते ही सैम के गले लग जाती है और स्माइल करते हुए कहती है कि सुनो, जब हमारा बेटा आए तो ज्यादा ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है, उसे बस प्यार से गोद में उठा लेना। और दोस्तों सैम बिल्कुल ऐसा ही करता है जिससे पब्लिक में उसकी एक बहुत ही बढ़िया इमेज बन जाती है। अब रात की बात है, वो एक ओल्ड पॉलिटिशियन को अपने घर पे चाय पे बुलाता है। रात को चाय पे कोई बात नहीं, और उनसे अपनी मर्जी से इलेक्शन से हट जाने को कह देता है क्योंकि अब सैम इलेक्शन लड़ने वाला है और वो नहीं चाहता कि उसका कोई स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर हो। मगर वो पॉलिटिशियन तो पीछे हटने का नाम ही नहीं लेता। तब सैम दोस्तों उन्हें क्या देता है पता होगा आपको, नोटों से भरा एक ब्रीफ केस खोलकर दिखाता है और कहता है कि अभी तो पैसों का लालच दे रहा हूँ, अगर आप नहीं माने तो मैं आपकी बेटी की जान भी ले सकता हूँ। तो बताइए कौन सा ऑप्शन बढ़िया रहेगा आपके लिए। और मुझे अच्छे से पता है कि वो कहाँ भी रहती है आपकी बेटी, समझ गए, उसका किसके साथ उठना बैठना है, सारी डिटेल्स मुझे पता है। क्या था दोस्तों, बेटी के चक्कर में पॉलिटिशियन डर कर उसका पैसा एक्सेप्ट कर लेता है। तब वो कहता है कि अरे कैसे हो आपको इतना नहीं पता कि आजकल घूस लेते वक्त लोग वीडियो बना लेते हैं। दरअसल दोस्तों उसने पहले से एक हिडन कैमरा लगा के रखा हुआ था। अब वो उसी वीडियो को दिखाकर पॉलिटिशियन को ब्लैकमेल करता है और बिना पैसे दिए उन्हें इलेक्शन लड़ने से रोक देता है। बताओ, पैसे भी गए, इलेक्शन भी गया। इसके बाद सीन वापस से पार्क पर शिफ्ट होता है दोस्तों। अरे पार्क को भूल तो नहीं गए आप, वो एक पार्क में होता है जहाँ पर एक लड़की बिल्कुल ब्लैक लैश ड्रेस पहनकर उसके सामने आती है और अपना टैटू दिखाती है। उसमें 0906 नंबर को पार्क नोटिस कर लेता है। फिर जब वो ड्रिंक करने के लिए अपनी बोतल उठाता है तो भी उसमें वो सेम नंबर दिखाई देता है दोस्तों। इतना ही नहीं, उसके होटल रूम के विंडो ग्लास पे भी 0906 लिखा हुआ होता है। इसी बीच वहाँ पर रूम सर्विस के लिए एक आदमी आता है जो कि NIS का एक एजेंट था। वो यहाँ पार्क को उसका अगला मिशन देने के लाया होता है। वो उसे एक टैब देते हुए कहता है कि सुनो, हमारा एजेंट यून कहीं गायब हो गया है। उसने लास्ट मैसेज में लिखा था कंटेनर 8675 टू इंशोन अक्टूबर 4th टिन वुड कार्विंग। हमने उस कंटेनर की तलाश की और हमें पता चला है कि फर्स्ट वुड कार्विंग रशियन चेयरमैन विक्टर के घर पर है, मगर उसके घर की लोकेशन किसी को नहीं पता। इधर दोस्तों जेम्स की बड़ी रोमांटिक शूटिंग चल रही होती है। किचन का सीन होता है। जेम्स एक ऑफिसर है यहाँ पर जो अभी अभी घर पर आया है और अपनी वाइफ को किस करता है, पर जेम्स दोस्तों उसे सच में किस करने के बजाय बस नाटक करता है। और फिर जब उसे सच में किस करने को कहा जाता है ना, तो वो अपना बॉडी डबल यूज करने को कहता है, जिससे शूटिंग क्रू को बड़ी हैरानी होती है कि बताओ यार, किस भी नहीं कर पा रहा है जबकि इसके लिए सभी तरसते हैं। और इसने सारे फाइटिंग सीन खुद किए हैं, लेकिन अब किसी की बात आ रही है तो बॉडी डबल की बात कर रहा है। एंड दोस्तों तब जेम्स बताता है कि एक्चुअली मैंने आज तक ऑन स्क्रीन कभी किस नहीं किया और आगे भी नहीं करूंगा। इससे एक्ट्रेस को भी बड़ा अजीब लगता है। वो शूटिंग के बाद अकेले में जेम्स से मिलती है और कहती है, मैं समझ गई आपने मुझे किस क्यों नहीं किया, दरअसल आपको लड़कियों में इंटरेस्ट है ही नहीं मुझे लगता है। और तभी अचानक से जेम्स उसे किस कर लेता है दोस्तों और कहता है मैं सिर्फ ऑन स्क्रीन किस करने पे परहेज करता हूँ, ऑफ स्क्रीन में कोई दिक्कत नहीं है मुझे। इसके बाद वो अपने आगे का कार्यक्रम करने के लिए एक्ट्रेस को अपनी कार में लेकर जाता है जहाँ काफी रोमांटिक माहौल बन चुका होता है। बात आगे बढ़ने वाली होती है कि तभी जेम्स को उसकी मैनेजर बेला का कॉल आ जाता है। वो पूछती है कि तुम कहाँ पर हो। वो भी कह देता है कि मैं तो डायरेक्टर से बात कर रहा हूँ। वो भी कह देती है ठीक है अपनी बात कंटिन्यू करिए, मैं बाद में फोन करती हूँ। मगर दोस्तों अचानक जेम्स को बेचैनी होने लगती है क्योंकि उसने झूठ बोला था। तभी उनकी कार हवा में उठने लग जाती है। अरे कौन उठा रहा है इसको? अरे इसको तो मैनेजर बेला एक क्रेन की मदद से उठा रही होती है। फिर वो कहती है कि ये है आपके डायरेक्टर हैंक, वाह इन्होंने तो कुछ ही घंटों में प्लास्टिक सर्जरी भी करवा ली। जेम्स मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि अगर मैंने तुम्हें दोबारा चीटिंग करते हुए पकड़ा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लगता है तुम्हें अपनी जान की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। और तब वो एक्ट्रेस पूछती है कि अरे ये मैनेजर है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड? वो कहते हैं नहीं, वो मैनेजर बनने से पहले मेरी फैन थी, इसलिए वो मुझे लेकर बहुत ही पॉजिटिव है। दोस्तों अब इन दोनों को बुरी तरह से डराने के बाद बेला जेम्स को अपनी कार में बड़ी तेज स्पीड में लेकर जा रही होती है। इतनी तेज स्पीड में जेम्स को डर लग जाता है बहुत ज्यादा। पर जब तक वो सच कबूल नहीं करता कि हाँ मैंने एक्ट्रेस को किस किया था, तब तक दोस्तों बेला गाड़ी नहीं रोकती और आखिर में वो बस इतना ही कहती है, तुम जैसे बड़े स्टार को डेटिंग करने का कोई हक नहीं है। हम जैसे फैंस का प्यार तुम्हारे लिए काफी होना चाहिए, तुम्हें औरों की तरफ नहीं देखना चाहिए। लगता है दोस्तों बेला के अपने ही अलग विचार हैं। इसके बाद एक बंदा जेम्स को चेयरमैन विक्टर के बर्थडे पार्टी का इन्विटेशन देता है, जिसमें पहले तो वो बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता, पर जब उसे पता चलता है कि वो फोर्ब्स के 30 रिचेस्ट मैन अलाइव के अंडर आता है, यानी वो बेहद अमीर है
और उसके नेक्स्ट हॉलीवुड मूवी में पैसे भी इन्वेस्ट करने को तैयार है, तो जेम्स तुरंत मान जाता है। और दोस्तों, इनकी इस मीटिंग में पार्क नजर रखे हुए था। वो एक कैमरा से जेम्स की फोटो भी क्लिक कर देता है और ये चीज बेला नोटिस कर लेती है। वो आकर पार्क को खूब सुनाती है कि माना कि जेम्स एक स्टार है और तुम पेपराजी हो, मगर ऐसे ही तुम कहीं भी उनकी फोटो क्लिक नहीं कर सकते। प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है यार। तो वो पार्क से उसका कैमरा छीनकर सारे फोटोज डिलीट कर देती है। इस दौरान दोस्तों वो कैमरा में अपनी भी कुछ फोटोज देखकर पूछती है कि ओ, मेरी फोटो क्यों खींच के रखी है तुमने? तो वो उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है कि अरे आप इतने खूबसूरत जो हैं। तो दोस्तों बेला भी अपने फोन में उसकी फोटो क्लिक कर लेती है, क्योंकि उसे पार्क बड़ा अजीब लग रहा था। क्या पता कल वो कोई क्राइम कर दे तो पुलिस को दिखाने के लिए फोटो तो होनी चाहिए। मगर बेला की फ्रेंड उससे कहती है कि अरे यार, ये बंदा कितना हैंडसम और चार्मिंग है, इसने तुम्हें कॉम्प्लीमेंट किया और तुमने उसे डांट दिया। अरे तुम्हें तो बात आगे बढ़ानी चाहिए। अब अगले दिन दोस्तों पार्क ना शूटिंग लोकेशन पे आता है और वहाँ मौजूद सुंदर सुंदर लड़कियों से फ्लर्ट करते हुए उनकी चीजों पे हाथ साफ करता है। ये चीज बेला काफी देर तक नोटिस करती है और फिर उसे सबके सामने कॉल आउट करती है। तब वो कहता है कि देखा आपने इतने बड़े स्टार की सिक्योरिटी कितनी बेकार रखी हुई है, कोई कुछ भी कर सकता है इनको तो। एंड दोस्तों इस चीज से जेम्स काफी इंप्रेस हो जाता है और उसे अपना बॉडीगार्ड बना लेता है। पर अगले दिन जेम्स जागने में फिर ड्रामा करता है। ऊपर से रास्ते में ट्रैफिक और मिल जाता है, जिसकी वजह से इरिटेट होकर वो अपने पीए पर भड़क जाता है कि क्या है ये। वो उसे मारता भी है दोस्तों। पर क्या है ना, ये चीजें पार्क से बर्दाश्त नहीं होती। वो कहता है कि आपको सेफली और टाइम से शूटिंग पे पहुंचना है ना, तो चलिए मैं पहुंचा देता हूँ। दोस्तों वो जेम्स को गाड़ी से बाहर निकालता है और फिर दौड़ते हुए उसे पास के मेट्रो स्टेशन पे लेकर जाता है और फिर यहाँ से उसे मेट्रो से शूटिंग लोकेशन पे लेकर जाता है। लेकिन यहाँ जेम्स को उस पर बड़ा गुस्सा होता है कि अरे तुम कर क्या रहे हो, यहाँ इतने सारे लोग हैं, वो मुझे पहचान लेंगे तो। मगर दोस्तों सभी लोग अपने अपने काम में बिजी होते हैं, कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता। अब इससे जेम्स को थोड़ा इंसल्ट फील होती है यहाँ पर। तो देखिए वो सबका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए पार्क पे चिल्लाने लग जाता है और इस वजह से पब्लिक उसको पहचान लेती है और उसके पास ऑटोग्राफ और सेल्फीज लेने आती है, जिससे जेम्स बड़ा खुश हो जाता है। आखिर एक स्टार को और चाहिए क्या। लेकिन जब बेला शूटिंग लोकेशन पे पहुंचती है तो पार्क को बहुत झाड़ती है कि तुम जेम्स को ऐसे कैसे लेकर आ सकते हो, तुम्हें पता भी है कि पब्लिक एरिया में क्या क्या हो सकता है, उन्हें कुछ हो जाता तो। अब दोस्तों बेला को तो लगता है कि जेम्स भी काफी गुस्से में होगा पार्क के इस बिहेवियर को देखकर, मगर वो तो पार्क की खातिरदारी करने में बिजी होता है। दरअसल जब मेट्रो में लोगों ने जेम्स के साथ सेल्फीज पोस्ट की तो वो ट्रेंड करने लगा। वैसे ट्रेंडिंग में आने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों, काफी पीआर करवानी पड़ती है, मगर यहाँ तो देखिए फ्री में ट्रेंड करने लग गया वो। किसकी वजह से? पार्क की वजह से। और इसी खुशी में जेम्स आज जी भर के चिकन खाना चाहता है, मगर बेला मना करते हुए कहती है कि नहीं, अभी आपकी डाइटिंग चल रही है, अभी ये सब नहीं मिल सकता आपको। इसलिए जेम्स रात में चुपके से चिकन खाने के लिए निकल जाता है। पर जैसे वो खाने वाला होता है वहाँ पर बेला आकर उस पर हमला कर देती है, जिससे डर कर वो हाथों से ड्रमस्टिक लेकर भागने लगता है। दोनों खाली रोड में इधर उधर भागते रहते हैं, जिसके बाद पार्क जेम्स का हाथ पकड़कर एक पतली सी गली में खींच लेता है। दरअसल वो जेम्स को बेला से बचाने ही आया था, क्योंकि बॉडीगार्ड का काम ही तो यही होता है। अब उसके सामने जेम्स तो बच्चों की तरह मुंह बनाता है और कहता है कि प्लीज एक बाइट खाने दो ना। पार्क मान जाता है, मगर जेम्स इतना बड़ा मुंह खोलता है जैसे वो एक ही बाइट में पूरा ड्रमस्टिक खा लेगा। इसलिए वो उसको रोकता है कि तभी बेला भी दोस्तों इनको रंगे हाथों पकड़ लेती है। बस जेम्स की तो डर के मारे हालत खराब हो जाती है, भाई कैसी मैनेजर रखी हुई है इतनी खतरनाक। पर तभी वो नोटिस करता है कि भागने की वजह से बेला के पैरों में मोच आ गई है। इसलिए दोस्तों वो माफी मांगता है कि अरे मेरी वजह से क्या हो गया, और फिर वो अपने कंधे पर उठाकर उसको घर लेकर जाता है। बेला तो यहाँ पिघल जाती है पूरी तरह। इसके बाद हमें पता चलता है कि कांग्रेसमैन किम भी वुड कार्विंग के पीछे पड़ा हुआ है दोस्तों। वो अपने एक एजेंट को उसे ढूंढने का काम सौंपता है। वहीं सैम को किसी तरह पता चल जाता है कि उसकी वाइफ टीजा जेम्स की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है और वो अभी भी उसे पसंद करती है। वो उसकी फिल्म्स को कई बार देखा करती है दोस्तों, जिससे सैम को बड़ा जेलसी फील होता है और वो अपने एक आदमी को जेम्स का काम तमाम करने का जिम्मा सौंपता है। अगले दिन पार्क की नजर एक अनजान लड़के पर पड़ती है, जो कि जेम्स की कार के साथ कुछ तो छेड़छाड़ कर रहा होता है। जेम्स उसी कार में बैठ जाता है क्योंकि आज उसने इसी कार से एक्शन करना था। पर यहाँ पार्क को कुछ गड़बड़ी लगती है तो वो उसके पास तो जाना चाहता है, मगर बेला उसे अपनी बातों में उलझाकर वहीं रोक लेती है। तभी जेम्स वॉकी टॉकी से बताता है कि मेरी कार का हैंडल और ब्रेक दोनों काम नहीं कर रहा। एंड ये सुनते ही पार्क पास में रखी पुलिस की कार से उसे बचाने के लिए निकल पड़ता है। साथ में बेला भी उसकी कार में बैठ जाती है। जेम्स को तो लगता है कि मौत मेरी बहुत ही नजदीक है। वो कार को किसी तरह कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, पर आगे तो रोड ही खत्म होने वाली है। पार्क अपनी कार को आगे लेकर जाकर रोकता है, जिससे जेम्स की कार उसकी कार से टकरा जाती है और वो बेहोश हो चुका होता है। मगर पार्क की कार एकदम किनारे पहुंचती है। अगर थोड़ा सा भी कार और आगे बढ़ती दोस्तों, बस गया था खाई में। पर थैंक गॉड ऐसा हुआ नहीं। फिर पार्क अपनी कार के सामने वाले शीशे को तोड़कर बाहर निकलता है और जाकर सीधे जेम्स की नर्व चेक करता है। तब तक एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। जेम्स को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ टेंशन की वजह से बेला को चक्कर आ जाते हैं। तब पार्क उसे अपनी गोद में उठाकर कहता है कि सब सही हो जाएगा।
फिर दोस्तों उसको भी पानी वगैरह चढ़ाया जाता है। दूसरी ओर जब सैम को जेम्स के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है तो वो अपनी वाइफ टीजा से कहता है कि देखो, अगली फिल्म में तुम्हारी प्रोडक्शन कंपनी जेम्स को ही कास्ट करने वाली थी ना, तो अब तो उसका एक्सीडेंट हो गया है, तुम क्या करोगी बताओ। इस पर टीजा कहती है कि अरे हम किसी दूसरे टॉप एक्टर को हायर करेंगे और क्या। दोस्तों यहाँ वो अपने हस्बैंड के सामने बिल्कुल नॉर्मल होने की एक्टिंग करती है, मगर अकेले में वो जेम्स के टीम मेंबर को कॉल करके उसका पूरा हालचाल पूछती है कि वो कैसा है। एंड वहीं हॉस्पिटल में जेम्स को अपने पास्ट का सपना आता है जब उसका ऐसे ही एक कार एक्सीडेंट हो गया था। फिर जब वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था तो उसे न्यूज से पता चला था कि टीजा ने सैम के साथ एंगेजमेंट कर ली, जिससे दोस्तों उस समय जेम्स का दिल टूट गया था। उसने टीजा को कॉल भी किया पर वो सैम से शादी करके जेम्स के साथ अपना रिश्ता खत्म करने को तैयार बैठी थी। और अब प्रेजेंट में रिकवर होने के बाद जेम्स जब घर आता है तो वो अपने टीम मेंबर से कहता है कि मैंने हॉस्पिटल में बहुत सोचा कि जिंदगी में सबसे जरूरी क्या है, और मुझे एहसास हुआ कि सबसे जरूरी तो मेरा जिंदा रहना है, तभी बाकी का काम कर पाऊंगा ना। फिर वो अपने टीम मेंबर से कहता है कि देखो, मुझे अब पार्क हमेशा अपने साथ चाहिए, उसे ठीक वैसे ट्रीट करो जैसे मुझे करते हो। हालांकि दोस्तों जेम्स अब पूरी तरह से रिकवर हो चुका था, मगर जैसे उसकी टीम वाले उसे काम शुरू करने को कहते हैं तो वो सर चक्कर आने का बहाना करके सोने चला जाता है। और जब डायरेक्टर भी उसे काम पे चलने को कहता है तो वो कह देता है कि अरे अभी मुझे कुछ महीने और रेस्ट करना है, प्लीज आप रुक सकते हैं तो रुक जाइए, वरना कोई और एक्टर देख लीजिए। फिर दोस्तों पार्क को पता चलता है कि काम न करने के चक्कर में जेम्स रशिया से जो इनविटेशन आया था वहां जाने के लिए भी कैंसिल कर रहा है। तो पार्क परेशान हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जेम्स के चक्कर में ही वो रशिया जा पाने वाला था। अब NIS का एक ऑफिसर टीजा का फ्रेंड होता है तो वो उसे बता देता है कि जेम्स का एक्सीडेंट नहीं बल्कि किसी की सोची समझी चाल थी। हमने उस लड़के की जांच भी की जिसने जेम्स की कार के साथ छेड़छाड़ किया था, पर कुछ पता नहीं चल पाया। वो लड़का भी घोस्ट एजेंट की तरह जैसे कहीं गायब हो गया। इसके बाद दोस्तों पार्क को दिखाते हैं, वो जेम्स को थोड़ा समझाता बुझाता है और उसकी बात मानकर वो रशिया जाने को तैयार होता है। अगले सीन में ये रशिया में होते हैं। पार्टी में जाने के लिए बेला बड़ी सुंदर सी ड्रेस पहनती है, व्हाइट वाली। इसको देखकर पार्क उसको देखता रह जाता है। जेम्स भी बेला की काफी तारीफ करता है और फिर ये तीनों विक्टर की भेजी हुई कार में बैठकर उसके महल पहुंचते हैं, जहां दरवाजे पर ही इनका फोन जमा कर लिया जाता है। इसके बाद इनकी प्रॉपर चेकिंग के बाद अंदर जाने की परमिशन दी जाती है, मगर फिर भी पार्क अपने नेक पे एक छोटा सा हिडन कैमरा अंदर लेकर जाने में कामयाब हो जाता है, जिसकी मदद से NIS ऑफिसर भी पार्टी में जो हो रहा था वो सब कुछ देख रहे होते हैं। यहाँ वैसे कई सारे गेस्ट आए होते हैं, इनमें टीजा और उसका हस्बैंड सैम भी होते हैं। इसी वजह से दोस्तों जेम्स थोड़ा अपसेट हो जाता है टीजा को देखकर। कुछ देर में चेयरमैन विक्टर भी पार्टी में आ जाता है। वो जेम्स से काफी अच्छे से मिलता है क्योंकि वो जेम्स का बड़ा फैन था। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि पार्क को अपनी प्लानिंग याद आ जाती है। बर्थडे सॉन्ग 4 मिनट का होने वाला है और इन 4 मिनट तक लाइट्स ऑफ रहने वाली है। एंड इसी दौरान पार्क को विक्टर के सीक्रेट रूम से वुड कार्विंग चोरी करनी है। पर दोस्तों इससे पहले विक्टर जेम्स को अपना सीक्रेट रूम दिखाना चाहता है, क्योंकि वहाँ जेम्स से रिलेटेड चीजें उसने रखी हुई है। मगर जेम्स अकेले वहाँ जाने से बिल्कुल मना कर देता है। कहता है कि मेरा बॉडीगार्ड सिर्फ मेरा बॉडीगार्ड और कोई नहीं, वो मेरे साथ रहेगा और वो मेरा बॉडीगार्ड नहीं है, मेरा सोलमेट है, इसने मेरी जान बचाई है, इसलिए आपको प्लीज मेरे साथ इसको भी अंदर जाने की परमिशन देनी होगी। विक्टर भी थोड़ा सोचने के बाद मान जाता है दोस्तों। फिर वो अपने कुछ आदमियों जेम्स और पार्क के साथ सीक्रेट रूम में जाता है और यहाँ पर पार्क की नजर लकड़ी की एक छोटी सी स्टैचू पर पड़ती है और तभी लाइट्स भी कट, जिसके बाद सभी घबरा जाते हैं कि क्या हो गया। ओहो, सीरीज का पार्ट 1 यहीं पर खत्म दोस्तों। तो दोस्तों इस पार्ट की शुरुआत में हमें पता चलता है कि जब पार्क लिबर्ट की वजह से जेल में गया था तब उसकी मुलाकात वहाँ पर एक रशियन सोल्जर पेट्रोव से हुई थी। और पता है उसने क्या किया, उस रशियन सोल्जर के साथ हाथ मिला दिया और पेट्रोव ने ही अपने EMP ड्रोन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स की मदद से विक्टर के मैंशन का पावर सप्लाई कट कर दिया था, इसलिए लास्ट एपिसोड में लाइट चली गई थी। अब इससे विक्टर बड़ा गुस्सा हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है, एक साथ पूरे मैंशन की लाइट कैसे जा सकती है। तो वो अपने आदमी को चौकन्ना रहने के लिए कहता है और खुद अपने गेस्ट को अटेंड करने चाहता है, जहाँ दोस्तों एक छोटा सा बच्चा बर्थडे सॉन्ग गाता है और गेस्ट कैंडल्स की लाइट में बर्थडे सॉन्ग खत्म होने के बाद केक कट होने के इंतजार में होते हैं। तभी चुपके से पार्क पीछे घसीटते हुए पार्टी से निकलकर वापस सीक्रेट रूम की तरफ जाता है। एंड उसने तो नाइट विजन्स लगा के रखे होते हैं जिससे उसे अंधेरे में भी दिखाई दे रहा होता है। पर दोस्तों कुछ दूरी पर गार्ड तैनात होते हैं। अब कुछ गार्ड से बचकर तो कुछ को मारकर बड़ी सावधानी से वो सीक्रेट रूम तक पहुंच जाता है। वहां से वो ग्लास तोड़कर वुड कार्विंग को लेने में कामयाब भी हो जाता है। पर तभी जेम्स नोटिस करता है कि पार्क यहाँ पर है नहीं, कहाँ गया। वो बेला से पूछता है कि पार्क कहाँ पर गया, तो बेला कहती है कहाँ गया, अभी तो यही था, रुको मैं उसको देख कर आती हूँ। दूसरी ओर पार्क उस वुड कार्विंग को एक कपड़े के बैग में डालकर बालकनी की रेलिंग पर रख देता है, जहां से NIS ऑफिसर उसे एक ड्रोन की मदद से लेकर भाग जाता है। मगर कुछ गार्ड्स की नजर पार्क पे पड़ जाती है और वो उसका पीछा करते हैं। तभी पार्क को बेला मिल जाती है टाइम पर और वो उसके साथ ऐसे एक्टिंग करता है जैसे कि वो उसे किस कर रहा हो
जिससे गार्ड समझ जाते हैं कि अच्छा ये दोनों किस करने के लिए पार्टी से दूर आए हैं, कोई बात नहीं, कर रहे दो। दोस्तों यहाँ पर तो बेला की धड़कनें बड़ी तेज हो गई होती है। गार्ड्स के जाते ही पार्क बेला से कहता है कि अभी जो हुआ उसे भूल जाना प्लीज। एंड फिर वो दोनों वापस पार्टी में आ जाते हैं दोस्तों, जहाँ बर्थडे केक कट होता है। पार्टी के बाद जेम्स काफी थक गया होता है, इसलिए वो अपने होटल रूम में सोने जाता है। लेकिन दोस्तों बेला के दिमाग में अभी भी वो सारा किस वाला सीन चल रहा होता है और इसके बारे में वो पार्क से बात करना चाहती है। मगर पार्क कहता है कि देखो मैंने कहा था उसे भूल जाना। मगर बेला को दोस्तों इसके पीछे का रीजन जानना होता है। तभी पार्क कुछ भी बोल देता है कि अरे पार्टी में तुम बड़ी खूबसूरत लग रही थी और मुझे तो तुम्हारे अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं बहक गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। दोस्तों इससे बेला का दिल तो और जोरों से धड़कने लग जाता है और वो कुछ नहीं बोल पाती। अब अगले सीन में पार्क और जेम्स की टीम वापस कोरिया आ जाती है, जहाँ पार्क उस वुड कार्विंग को अच्छे से चेक करता है तो कंप्यूटर में स्कैनिंग के जरिए उसे पता चल जाता है कि ये स्टैचू तो अंदर से खोखली है, जिससे दोस्तों ये पार्क को एक टाइम कैप्सूल की तरह लगता है। इसके अंदर जरूर कुछ न कुछ छिपाकर पक्का रखा होगा और सच में उसे खोलने पर उसके अंदर से उसको एक चाबी का टुकड़ा मिलता है दोस्तों। और ऐसा लग रहा होता है जैसे ये चाबी का सिर्फ एक टुकड़ा है और बाकी के 2 वुड कार्विंग के अंदर जो टुकड़े होंगे उन्हें मिलाने के बाद ये चाबी कंप्लीट हो जाएगी। और अब पार्क को एनआईएस ऑफिसर से पता चल जाता है कि सेकंड वुड कार्विंग थाईलैंड के रॉयल फैमिली के पास है। ये सुनकर पार्क थोड़ा खुश होता है क्योंकि थाईलैंड में ठंड नहीं होती। और अब वो कहता है कि कल ही मुझे जेम्स की लाइफ से हमेशा के लिए गायब होना पड़ेगा। पर दोस्तों इस बार वो पाकी के पैतरे नहीं आजमा सकता क्योंकि कोरिया में कानून बड़ा सख्त है। मतलब वो पहले की तरह कार ब्लास्ट या कार एक्सीडेंट नहीं कर सकता। उसे इस बार सिंपली रिजाइन करके निकलना होगा तमीज से। पर पार्क जानता है कि ये इतना आसान भी नहीं होने वाला। दूसरी ओर दोस्तों बेला करवटें बदल रही होती है क्योंकि उसके दिमाग से वो मूवमेंट जा ही नहीं रहा होता है। वो अपने फ्रेंड को भी ये बात बताती है और कहती है मैं तो पार्क को पसंद भी नहीं करती, मैं सिर्फ जेम्स की दीवानी हूँ। फिर मेरे दिमाग में बार बार ये पार्क क्यों आ रहा है? और उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें पार्क से प्यार हो गया है और क्या। मगर दोस्तों ये चीज बेला एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो अगले दिन पार्क अपना चाल चलन शुरू करता है। वो सबके सामने इतनी अकड़ से बिहेव करता है कि लोग उससे नफरत करने लगे। जैसे दोस्तों वो शूटिंग के वक्त जाकर आराम से जेम्स के चेयर पर बैठ जाता है और जब जेम्स उसे टोकता है तो वो भी उठने से मना कर देता है। पर जेम्स तो उसे अपना छोटा भाई मानता है इसलिए कुछ कहता ही नहीं। पर जब यही काम उसका पीए करना चाहता है दोस्तों तो वो उसकी पिटाई कर देता है। और सुबह से लेकर रात तक पार्क इसी तरह बिहेव करता है ताकि लोग उससे नफरत करने लग जाए और उसे निकाल दे काम से। रात में बेला अकेले में उससे कहती है कि सुनो मुझे पता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम मुझे पसंद करते हो पर मैं तुम्हें उस नजर से देखती नहीं। तो एक काम करते हैं हम सारी बातों को भूलकर दोबारा से एक नई शुरुआत करते हैं। और दोस्तों तभी पार्क अपने मन में सोचता है कि तू गलत सोच रही है बहन, मेरे मिशन में तू मायने भी नहीं रखती। अगले दिन दोस्तों वो जेम्स से कह देता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं जॉब से क्विट करना चाहता हूँ। जेम्स तो ये सुनकर भड़क जाता है कि यार ये क्या कह रहे हो तुम, तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करो और क्या, ये काम छोड़ने का क्या मतलब है। दूसरी ओर दोस्तों 2 एनआईएस मैनेजर की बातों से हमें पता चल जाता है कि सेकंड वुड कार्विंग को प्रिंसेस ने सेल के लिए ब्लैक ऑक्शन में डाल दिया है और ब्लैक ऑक्शन में केवल मेंबर्स ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये मेंबरशिप का कार्ड एजेंट यून के पास भी होता है दोस्तों। एजेंट यून कौन है आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी वो मेंबरशिप गोल्ड फिंगर नाम के उसके खबरी के पास होगी, ऐसा इनको लगता है एनआईएस एजेंट को। वही हम दोस्तों बेला को प्रिजन में देखते हैं जहाँ वो अपने बाप से मिलने के लिए आई होती है। उसने उनके कहने के मुताबिक पैसे जमा करवा दिए थे जिसकी मदद से वो जेल में अपनी जरूरत का सामान खरीद सकते हैं। इसलिए दोस्तों उसके डैड बड़े खुश होते हैं और वो बेला की काफी तारीफ भी करते हैं कि तुम पहले से बड़ी खूबसूरत हो गई हो बेटा और अब तो तुम्हारी शादी की उम्र भी हो गई है। बेला उन्हें अपनी बकवास बंद करने को कहती है कि चुप रहो और साथ ही ये भी कह देती है कि मैं ये आखिरी बार पैसे जमा करवा रही हूँ, इसके बाद मुझे कॉन्टेक्ट मत कीजिएगा। फिर वो जेम्स के पास जाती है जो अपने रूम में चादर ओढ़कर मस्त सोया होता है। बेला को तो लगता है कि उसकी तबीयत खराब है मगर वो कहता है कि नहीं मेरी तबीयत तो ठीक है, मगर पार्क की तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि दिखने में वो बिल्कुल फिट एंड फाइन लग रहा था पर हाँ उसने काम से रिजाइन भी कर दिया है, पता नहीं क्यों। और तब बेला सोचती है कि पार्क प्यार का मरीज बन चुका है और अब उसे मैं ही काम छोड़ने से रोक सकती हूँ। तो वो तुरंत ही पार्क के घर पहुंच जाती है दोस्तों। वहाँ उसको देखकर पहले तो बड़ा शॉक हो जाता है, फिर दोनों कैफे में जाकर बात करते हैं एंड यहाँ पार्क रियलाइज करता है कि बेला कुछ ज्यादा ही चिपकू बन रही है और अब उसे उससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा दोस्तों। ये सारी बातें वो मन में सोच रहा होता है क्योंकि उससे बेला में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर क्या था, बेला की बुराई करना शुरू कर देता है, उसको डांटता है और कहता है कि एक बात कान खोल के सुन लो, तुम अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ। उस रात पार्टी में जो हुआ वो मेरा एक मिशन था, मुझसे गलती हो गई बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं था और वैसे भी मैं तुम जैसी लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता।
दोस्तों पार्क का ये रूप देखकर बेला बड़ी उदास हो जाती है। पार्क भी अपने एटीट्यूड में वहाँ से निकल जाता है और बेला बेचारी रो रही होती है। तभी NIS मैनेजर पार्क को कॉल करके कहता है कि सुनो, तुम्हें सेकंड वुड कार्विंग के लिए अपनी बॉडीगार्ड वाली इमेज को ही मेंटेन करना होगा। ये सुनकर पार्क तो डर जाता है, क्योंकि उसने बेला, जेम्स और उसकी टीम को बहुत ही हर्ट किया था और अब वो उसे दोबारा काम पर रखेंगे कि नहीं रखेंगे ये उसकी समझ से बाहर होता है दोस्तों। तभी वो पलटकर पीछे देखता है, उदास बेला बाहर आ रही होती है दोस्तों। वो तो बिना वक्त गवाए उसे जाकर किस कर देता है। बेला उसको पीछे धक्का देती है कि ये क्या कर रहे हो तुम। वो कहते हैं अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे उस गलती का एहसास हो चुका है। असल में मैं तुमसे झूठ कह रहा था, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाह कर भी तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जा पाऊंगा। दोस्तों बेला उसे जोरदार थप्पड़ लगाती है, जिससे पार्क को थोड़ा गुस्सा भी आता है, पर वो गुस्से पे कंट्रोल करते हुए कहता है कि देखो जो है सो है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बात मान लो, मुझे अपना लो। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लायक हूँ नहीं, पर मैं तुमसे दूर भी नहीं जाना चाहता कभी भी, इसलिए प्लीज कल से सब कुछ वैसा ही स्टार्ट करते हैं जैसा पहले था। मेरी रिजाइन वाली बात उसे भूल जाओ। अच्छा ठीक है, फिर है कल काम पे मिलते हैं। ये कहकर वो चला जाता है दोस्तों, और बेला बिल्कुल शॉक्ड होती है कि ये आदमी है कि क्या है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है, क्या चलता है इसके दिमाग में। अगले सीन में दोस्तों NIS मैनेजर पार्क को एक रिंग दिखाते हुए कहते हैं कि यही रिंग ब्लैक ऑक्शन में एंट्री के लिए चाहिए और ये रिंग फिलहाल गोल्ड फिंगर के पास है, और गोल्ड फिंगर कोई और नहीं बल्कि दोस्तों बेला के डैड हैं, जो कि अभी जेल में है, और उन्होंने वो रिंग अपनी डॉटर बेला को दे दी है। यानी रिंग निकलवाने के लिए उसे अब बेला को सेड्यूस करना होगा। मगर दिक्कत तो यह है कि बेला उसे ब्यूटीफुल लगती ही नहीं। फिर भी दिल पर पत्थर रखकर अगले दिन वो उसे सुबह सुबह कॉल कर देता है और गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल कह जाता है। वो बताता है कि आज मौसम काफी सर्द है, इसीलिए अच्छे से गर्म कपड़े पहन कर ही बाहर निकलना। जिससे बेला बिल्कुल हैरान हो जाती है कि ये हो क्या गया इसको, इसे मुझ पर इतना प्यार अचानक कहाँ से आ गया। दूसरी ओर दोस्तों पार्क जेम्स के पास जाता है जो सोया हुआ है, और वो अपने पिए के जगाने के बाद भी नहीं जाग रहा होता है। पर जैसे वो पार्क की आवाज को सुनता है ना, तो उठकर बैठ जाता है और वो तो खुशी के मारे जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। तभी वहाँ पर बेला आकर क्लियरली कह देती है कि सुनो, आज से मुझसे 1 मीटर की दूरी मेंटेन करना, क्योंकि तुम्हें अपने पे कंट्रोल नहीं रहता कभी भी। दोस्तों आज मौसम सच में काफी सर्द होता है, तो पार्क बेला को कॉफी के लिए लेकर जाता है, जिसके बाद वो उसे रात में कॉफी डेट पे चलने के लिए कहता है। अब रात में बेला जेम्स के घर पर उसके साथ एडवर्टीजमेंट डिटेल्स से रिलेटेड बातें कर रही होती है। तभी पार्क उसे मैसेज करके पूछने लगता है कि कहाँ हो तुम, क्या कर रही हो, अरे हमारे प्लान का क्या हुआ रात को मिलने वाला। और ये सारी चीज जेम्स नोटिस कर लेता है और उसे टीज करने लगता है। तब वो कहती है नहीं, पार्क तो मुझे बस काम से रिलेटेड बातें पूछ रहा है। दूसरी ओर दोस्तों हम पार्क को बेला के घर पर वो ब्लैक ऑक्शन रिंग को ढूंढते हुए देखते हैं, और वो मैसेज करके बेला को एंगेज रखने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो जल्दी घर पर ना आ जाए। मगर काफी ढूंढने के बाद भी उसे वो रिंग नहीं मिलती। तभी जेम्स पार्क को कॉल करके डिनर के लिए एक रेस्टोरेंट पे लेकर आता है, ताकि वो उससे पूछ पाए कि उसका और बेला का क्या चल रहा है। अब रेस्टोरेंट में एक बच्चा जो कि जेम्स का बड़ा फैन होता है, वो आकर उससे काफी क्यूट बातें करता है, उसकी ऑटोग्राफ और फोटोज भी मांगता है, जो कि जेम्स बड़ी खुशी से उसको दे देता है। तभी उस बच्चे की मॉम दोस्तों वहाँ पर आ जाती है और उसे पता चलता है कि ये बच्चा उसकी एक्स गर्लफ्रेंड टीजा का है। बताओ यार। तो वो अपने बेटे को कह देती है कि घर जाने के बाद इस जेम्स की बातें अपने पापा को मत बताना। अब दोस्तों जेम्स पार्क से उसके और बेला के रिलेशन के बारे में पूछता है कि तुम दोनों का कुछ चल रहा है क्या। वो कहता है क्या बात कर रहे हो आप, हम तो बस कॉलिग्स हैं और ऐसे ही बात करते रहते हैं काम की। दोस्तों मस्ती वाले मूड से अचानक जेम्स सीरियस हो जाता है, कहता है कि माना मैं तुम्हें भाई मानता हूँ, मगर बेला भी मेरे लिए बहुत खास है समझे, इसलिए अगर तुमने उसे किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना इस बात का। दूसरी ओर बेला के दिमाग में पार्क 24/7 रूल कर रहा होता है दोस्तों, वो उसके बारे में सोचना बंद ही नहीं करती। अगले दिन NIS मैनेजर फर्स्ट वुड ग्रेविंग को NIS के हवाले करने जा रहे होते हैं। तभी उनकी कार पे कांग्रेसमैन किम का एजेंट स्नाइपर गन से शूट कर देता है, मगर कार तो बुलेट प्रूफ होती है, वो बच जाते हैं। तभी अचानक पार्क उस एजेंट को शूट करके जख्मी कर देता है। इसी बीच बेला पार्क को कॉल करके मिलने के लिए बुलाती भी है। पार्क दोस्तों एक बार कॉल कट कर देता है, पर वो फिर से कॉल करती है। तब वो कहता है कि देखो मैं अभी हंटिंग पे हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। इसके बाद वो उस एजेंट को पकड़ने जाता है, मगर वो तो ऑयल के डिब्बों पे शूट करके छोटा सा ब्लास्ट करवा के वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। पर पार्क पहचान जाता है कि इसी एजेंट ने जेम्स की कार का एक्सीडेंट करवाया था। दोस्तों एक चीज पिछले पार्ट में आपने देखा था कि जो कांग्रेसमैन किम था उसने वुड कार्विंग को पाने के लिए एक एजेंट को भेजा था। तो यहाँ पर सैम ये रिवील करता है कि कांग्रेसमैन किम ने जो एजेंट वुड कार्विंग पाने के लिए सेट किया था उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी है। दरअसल वो एजेंट पहले देश के लिए काम करता था, पर फिर उसने धोखा दिया और अब उसने कांग्रेसमैन किम को भी धोखा दे दिया है। दूसरी ओर काम खत्म करके पार्क बेला से मिलने जाता है। वो अपनी प्यारी प्यारी बातों से बेला का दिल जीत जाता है दोस्तों, जिसके बाद तो वो खुद इस बार पार्क को किस कर देती है। पर तभी बेला के डैड उसे कॉल करते हैं और बताते हैं मैं जेल से रिहा हो गया हूँ
और तुमसे मिलना चाहता हूँ बेटी। इसलिए बेला पार्क के साथ उनसे मिलने चली जाती है। वो जेल से रिहा होकर बड़े खुश होते हैं, पर जैसे उन्हें पता चलता है कि पार्क उनकी डॉटर को डेट कर रहा है तो वो उसे अपना दामाद कहकर उसके गले पड़ जाते हैं। दोस्तों उनसे मिलकर तो पार्क समझ जाता है कि बेला के डैड को जरूर NIS नहीं रिलीज करवाया होगा ताकि मैं ब्लैक ऑक्शन रिंग तक पहुंच पाऊं। इसलिए वो बेला के डैड के साथ बहुत ही तमीज के साथ पेश आता है। अब दोस्तों यहाँ भी बेला के डैड उससे पूछते हैं कि सुनो बेटी, मैंने तुम्हें जो गिफ्ट दिया था वो तुम्हारे पास ही है ना, कहीं फेंक तो नहीं दिया तुमने उसे। घर जाने के बाद दोस्तों वो पार्क से मैसेज में क्यूट बातें करती है एंड अगले दिन तो देखिए वो बहुत ही अलग तरीके से तैयार होकर आ जाती है। पार्क उसे ऑफिस के बाहर मिल जाता है क्योंकि वो उसका इंतजार कर ही रहा था। उसकी वो बड़ी तारीफ करता है कि तुम आज बड़ी खूबसूरत लग रही हो। और यहाँ बेला कहती है कि सुनो सुनो, हमारे रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता ना चले, ध्यान रखना, बाकी लोगों के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहना। इसलिए वो मान जाता है और अंदर जब बाकी के लोग बेला के इस न्यू लुक की बड़ी तारीफ करते हैं, उससे पूछते भी है कि इतनी बन ठन कर कहाँ किसके लिए आई हो, तो वो शर्माते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो हमेशा ऐसी ही रहती हूँ। और तब जेम्स इस पे पार्क की राय जानना चाहता है। दोस्तों यहाँ पार्क जी भर के बेला की बुराई करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, वो तो मेरे टाइप की है ही नहीं, जिससे बेला को थोड़ा बुरा लगता है दोस्तों, मगर वो कुछ कह नहीं पाती। लेकिन अकेले में पार्क को बता भी देती है कि मेरी एक्टिंग कैसे लगी वहाँ पर, जब तुम मेरी बेइज्जती कर रहे थे तो मैं ऐसे दिखा रही थी जैसे मुझे बहुत ही बुरा लग रहा होगा, ताकि बाकी लोग हमारे बारे में बात ना करें, बस इसीलिए। अब दूसरी ओर हम देखते हैं कि NIS का एक एजेंट उस बुरे एजेंट से मिला हुआ है। दोस्तों ये बुरा एजेंट कौन है आपको पता चल जाएगा एंड यही सारी खबर इधर से उधर कर रहा है। इसीलिए अब उसे भी गोल्ड फिंगर के पास ब्लैक ऑक्शन रिंग होने की बात पता चल गई है। और दोस्तों इधर गोल्ड फिंगर भी अपनी बेटी के घर पर उस रिंग को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है। अरे गोल्ड फिंगर पता है ना कौन, बेला का पापा। तभी वो पार्क को कॉल करके एक रेस्टोरेंट में मिलने बुलाता है। वहाँ वो उससे कहता है कि देखो तुम और बेला एक दूसरे के लिए काफी सीरियस लग रहे हो, क्या तुम दोनों ने रिंग सेरेमनी वगैरह कुछ की है क्या आज तक। इससे दोस्तों पार्क समझ जाता है कि जरूर बुढ़ाऊ ये जानना चाह रहा है कि कहीं मेरे पास वो रिंग तो नहीं है। दोस्तों वो साफ इनकार कर देता है, नहीं हमने तो कोई रिंग सेरेमनी की ही नहीं। इधर बेला को जेम्स बड़े भाई के नाते समझा रहा होता है कि देखो मैं जानता हूँ कि पार्क बहुत ही अच्छा लड़का है, पर वो है तो एक लड़का ही, इसलिए उसके साथ थोड़ा संभल के कदम बढ़ाना। और हाँ, उसे कम से कम 1 साल तक अपने ओंठों तक पहुँचने मत देना, क्योंकि ओंठ सरेंडर करने का मतलब है तुम खुद को पूरी तरह उसके हवाले कर रही हो। इससे तो बेला सोच में पड़ जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिससे जेम्स को समझ आ जाता है कि वो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई है और लगता है उसने किस भी कर दिया है उसके साथ। तो वो आगे कहता है कि अच्छा तुमने ये सब कुछ कर दिया है, तो फिर मुझे लगता है कि मैं जल्द ही ये सुनने वाला हूँ कि तुम्हारी उससे शादी होने वाली है। खैर तुम जब भी शादी के बारे में सोचो तो याद रखना कि तुम्हारा बड़ा भाई यानी कि मैं सारा खर्चा उठाऊंगा, तुम जरा भी टेंशन मत लेना। लेकिन हाँ पार्क को जरा परख कर, हालांकि मेरी नजरों में वो अच्छा है, लेकिन फिर भी परख कर उससे प्यार करना। अब आगे गोल्ड फिंगर को बेला की फ्रेंड कॉल करके बताती है कि घर में चोरी हुई है, जिससे वो और पार्क तुरंत बेला के घर जाते हैं, जहाँ कुछ ही देर में बेला भी आ जाती है। दोस्तों वो देखते हैं कि पूरा घर उथल पुथल हो चुका है, पर अजीब बात तो यह है कि कोई भी कीमती चीज चोरी नहीं हुई है। और तब बेला के डैड उससे पूछते हैं कि बेटा तुमने वो रिंग कहाँ रखा हुआ है। वो भी कहती है कि पापा एक बात बताइए, आप हर बार उस रिंग के बारे में क्यों पूछते रहते हो, मैंने तो वो रिंग घर पे रखी ही नहीं, मैंने तो उसे कहीं छुपा दिया है। और दोस्तों तभी पार्क को याद आता है कि उसने घर के बाहर एक वैन में एक अजीब से आदमी को नोटिस किया था। वो जैसे बाहर जाता है ना तो वो आदमी जा चुका होता है। पार्क तुरंत अपने मैनेजर को बताता है कि आज मैंने बेला के घर के बाहर एक सस्पिशियस आदमी को देखा, बेला की जान को खतरा है लगता है, इसलिए मैं अब 24 घंटे उसके साथ ही रहूंगा ताकि हमारे मिशन में कोई गड़बड़ी ना हो। जिस पर दोस्तों मैनेजर टोकता भी है कि ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है क्या, और पार्क उसकी बात को ना मानते हुए अपना थोड़ा सा बोर या बिस्तर लेकर बेला के घर पहुंच जाता है दोस्तों, और रात में वहीं पर सोता है। अगले दिन काम पर भी वो उसे ड्राइव करके लेकर जाता है, और ये चीजें अब बेला को भी थोड़ी अजीब अजीब लगने लग जाती हैं। वो कहती है तुम तो ऐसे बन के हो जैसे मेरे बॉडीगार्ड हो, पर कोई नहीं, इतना वक्त तुम्हारे साथ रहकर मुझे बड़ा मजा आ रहा है। दूसरी ओर दोस्तों गोल्ड फिंगर को NIS के सीनियर मैनेजर उस रिंग के बदले पैसे ऑफर करते हैं। उसे तो ठीक से पता भी नहीं होता है कि उसे कितने पैसे की मांग रखनी चाहिए, इसलिए वो पहले 20 मिलियन बोलता है, फिर बढ़ाकर 200 मिलियन, जिसके लिए वो आसानी से राजी भी हो जाते हैं। दोस्तों अब इससे होता यह है कि गोल्ड फिंगर के मन में लालच और आ जाता है, तो वो सैम के पास आकर उसे कहता है कि यून की वो रिंग मेरे पास है, मुझे पता है कि आपको उसकी तलाश है, मैं उसे दे सकता हूँ, पर मुझे उसके बदले में 1-2 बिलियन चाहिए। और इसके लिए दोस्तों सैम तुरंत ही राजी हो जाता है।
वो अपने स्टाफ को 2 बिलियन लाने को कहता है, लेकिन अब गोल्डफिंगर खुश होने के साथ साथ घबरा भी जाता है। वो कहता है कि देखो, वो रिंग मैं अभी तो अपने साथ नहीं लेकर आया हूँ। लेकिन दोस्तों, एडवांस के तौर पर सैम गोल्डफिंगर को एक बहुत ही महंगी घड़ी देता है गिफ्ट के तौर पर। यार, वो बड़ा खुश होता है कि गिफ्ट के तौर पर इतनी बढ़िया चीज। लेकिन सैम कहता है कि याद रखना, वो रिंग मुझे मिलनी चाहिए, नहीं मिली तो ये घड़ी ले लूंगा और तुम्हारी कलाई भी। ये सुनकर गोल्डफिंगर कहता है, नहीं नहीं, आपको मिल जाएगी वो रिंग, आप टेंशन मत लीजिए। इसके बाद वो जेम्स के घर पर डिनर पे जाता है, जहाँ वो जेम्स से पैसे इन्वेस्ट करने को कहता है, जिसे वो 2-4 गुना लौटाने की बात भी करता है। बेला तो चिढ़ जाती है कि पापा को क्या हो गया। वो उसे बाहर लेकर जाकर खूब सुनाती भी है कि आप हमेशा से यही करते आए हैं और इस बार भी आपका इरादा जेम्स को चूना लगाने का है क्या? वो बॉस है मेरा। फिर बेला याद करती है कि कैसे जब उसके ग्रैंडफादर की मौत हुई थी, तब उसके डैड ने जिन जिन से पैसे ले रखे थे, वो सब पैसे लेने के लिए वापस आ गए थे उस समय।